हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शकरकंद की खेती है अच्छी कमाने का जरिया। कृत्रिम गर्भाधान से होगा पशुओं में नस्ल सुधार। शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर शकरकंद की खेती की जाती है। फिलहाल अभी इसकी रुपाई के लिए उचित समय चल रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वह कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और उन्हें तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, शकरकंद एक कंद वर्गीय सब्जी फसल है। इसकी खेती आलू की खेती की तरह ही की जाती है। इसके पौधे भूमि के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विकास करते हैं। भूमि के ऊपर इसके पौधों का फैलाव बेल के रूप में होता है। शकरकंद को उबालकर और भूनकर ऐसे ही खाया जाता है। इसके अलावा इसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं। यदि आप शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे गर्मियों के मौसम में उगाना होता है, क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। सर्दियों का मौसम इसके पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। किसान भाइयों, शकरकंद का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं भूसोना, AT14, भूकृष्णा, ST13, पंजाब मीठा, आलू 21, श्री अरुण इत्यादि। किसान इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। कठोर, पथरीली और जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर इसके कंद ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं और पैदावार भी प्रभावित होती है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 5.8 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। शकरकंद की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हलों से जुताई कर दी जाती है। उसके बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद दी जाती है। खाद को मिट्टी में डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तरह जुताई कर दी जाती है। खेत की मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, उस दौरान खेत की फिर से रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। शकरकंद की खेती में यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को सिंचाई के दौरान दें। किसान भाइयों, शकरकंद के पौधों की रोपाई मेड़ों पर की जाती है। इसके लिए खेत में उचित दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक मेड़ के मध्य 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाती है।
शकरकंद के पौधों की रोपाई नर्सरी में तैयार की गई कटिंग के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधों को 1 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधों की रोपाई तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके प्रत्येक पौधे के मध्य 1 फीट की दूरी रखी जाती है और कटिंग को 20 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में लगाया जाता है। पौध रोपाई के बाद उसे चारों तरफ से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देते हैं। शकरकंद के पौधों की रोपाई समतल भूमि में भी की जा सकती है। इसके लिए उन्हें क्यारियों में तैयार कतारों में लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कतार के मध्य 2-3 फीट की दूरी रखी जाती है। इसके बाद पौधों को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। शकरकंद के पौधों की सिंचाई रोपाई के आधार पर की जाती है। यदि इसके पौधों की रोपाई गर्मी के मौसम में की गई है तो पौध रोपाई के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। इस दौरान इसके पौधों की सिंचाई सप्ताह में 1 बार की जाती है। इससे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है और कंदों का विकास अच्छे से होता है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए शकरकंद की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। खड़गपुर में रेल रोको आंदोलन के चलते गाड़ियां रद्द। पिछले कई दिनों से रद्द हो रही हैं ट्रेनें। आज रोजा इफ्तार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बड़ी बैठक आज। प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन लेंगे बैठक। सरकार को घेरने के लिए ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। इसकी और अधिक जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक बिसेन। आज हम आप लोगों को नस्ल सुधार के बारे में बताएंगे, क्योंकि भारत में बहुत सी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारे देसी जानवर पाए जाते हैं, जो कि देसी में भी कुछ अच्छी नस्ल के हैं जिसमें बहुत से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारे गांव देहात के एरिया में जो देसी पशु हैं इनमें बहुत ही कम दूध उत्पादन होता है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है, जिससे कि हम पशु का नस्ल सुधार कर सकें। तो ऐसे में हम जैसे कि अपनी मालवी है, गिर है, साहिवाल है, ऐसे में जो कि बहुत कम उत्पादन की हैं, इसको हम उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो अच्छे बुल हैं जिनकी प्रोजनी बहुत अच्छी है, जिसमें कि जो काफ निकलते हैं, जो बछड़े निकलते हैं, जो बछियाँ निकलती हैं, इसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे केसों में हम AI का यूज करके इसमें नस्ल सुधार कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। नस्ल सुधार के लिए जैसे कि हम पहले टेस्ट करते हैं कि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा ये बनाए जाते हैं। जो डिफरेंट सीमन स्टेशन है वहाँ अच्छे क्वालिटी के अलग अलग ब्रीड के सीमन होते हैं, जिसको हम ला के जानवर को गर्मी में आने के बाद AI करते हैं। इससे क्या होता है कि पहली बार में अगर हम 50% भी पाते हैं, अगली बार में 75%, उसके अगली बार में उससे ज़्यादा, जिससे कि जो हमारे जानवर हैं
2-4 किलो दूध देने वाले हैं, आगे चल के उनके बच्चे और उनके बच्चे होके काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है, जिससे हमें 8 से 10 लीटर दूध का उत्पादन होने लगता है 4-6 सालों में। उसके बाद बढ़ती जाती है, जिससे कि हम एआई के द्वारा ही संभव है कि हम इसको कर सकते हैं। या दूसरा काम हम और कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, जो कि हम एज ए मदर को सेरोगेट मदर की तरह यूज़ करते हैं और उसमें हम अच्छी क्वालिटी के जो भ्रूण हैं उसको यूज़ करके हम कई प्रोजनी आगे तक विदिन ए टाइम, कुछ समय में, जो कि हम 10-12 सालों में कर सकते हैं, हम साल और 2 साल के अंदर कर लेते हैं। इससे भी ज़्यादा एआई से भी तेज तकनीकें चल रही है, जिस पे काम शोध चल रहे हैं और दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। एआई कैसे करें हम? एआई में सबसे पहले पशुपालक को याद होना चाहिए कि जब जानवर गर्मी में हो तभी एआई कराएं। एआई करते समय सबसे पहले कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सीमन है उसको बहुत अच्छी तरह से रखा होना चाहिए। उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन आती है, जिसमें हम कई वर्षों तक, कई सालों तक हम इसमें सीमन को बिना खराब हुए रख सकते हैं। इसके लिए हमें रूटीन चेकअप करना चाहिए, जहाँ पे सीमन एक्स्ट्रा रखी हुई है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो जो किस कंटेनर में रखा हुआ उसमें प्रॉपर लेवल है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब हम सीमन एक्स्ट्रा निकालते हैं तो निकालते समय भी सावधानियां रखनी चाहिए। उसको हम फोर्सेप्स से पकड़ के जो गर्म पानी में डालते हैं उसको बोलते हैं थॉइंग की प्रोसेस। थॉइंग की प्रोसेस में आपका जो पानी है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी थॉइंग प्रॉपर हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसमें आपके सीमन की क्वालिटी जो है, स्पर्म की क्वालिटी, उसको डैमेज करेगा। और ठंडा है तो भी उसमें कोल्ड शॉक लगने का डर रहता है, जिससे आगे वो काम नहीं कर पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा को प्रॉपर कटिंग करना चाहिए, प्रॉपर एआई गन में लोड होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जानवर प्रॉपर गर्मी में भी हो, जाके चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर लगता है कि जानवर प्रॉपर गर्मी में है, गर्मी के लक्षण शो कर रहा है और इस समय हमें एआई करना उपयुक्त है, तो उसी समय एआई करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे जानवर को छोड़ देना चाहिए। अगली साइकिल का इंतजार करना चाहिए 21 दिन का, जिसके बाद वो गर्मी में आए और एआई करिए। उसके बाद टेक्नीशियन सही होना चाहिए आपका, जो टेक्नीशियन है जो एआई करने जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर जगह पे एआई होना चाहिए, जिससे कि सीमन प्रॉपर पहुंच सके और उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके उसमें। और कोई भी गंदगी जो रहती है, जिस समय आप उसमें पैरेक्टल एग्जामिनेशन करके गन को पास कर रहे हैं, उस समय उस योनि द्वार को कॉटन से साफ कर लेना चाहिए। प्रॉपर वल्वा को खोल के गन का जो अगला हिस्सा पोर्शन है उस पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो या बाहर से इन्फेक्शन अंदर की तरफ ले जाएगा, जिसके एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन होती है, जिससे कि जानवर गर्भधारण नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सही समय का उपयोग करना चाहिए, सही गर्मी होनी चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। उन महिलाओं को अलग कर दिया। खबर रायपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। खड़गपुर में रेल रोको आंदोलन के चलते गाड़ियां रद्द। पिछले कई दिनों से रद्द हो रही हैं ट्रेनें। आज रोजा इफ्तार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बड़ी बैठक आज। प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन लेंगे बैठक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों के पास आम के बाग हैं तो इस समय उनके बगीचे में बौर से फल बनने की अवस्था पर चल रहे हैं और कहीं कहीं फल मटर के दाने के बराबर हो चुके हैं। यह अवस्था आम के फल उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप आम के उद्यान में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों राम राम। मैं आज आपको आम की बम्पर फसल लेने के कुछ नुस्खे बताऊंगा, किस तरह से हम आम में भरपूर फसल ले सकते हैं। अभी अपने मध्य और उत्तर भारत में आम पी स्टेज में होगा, मतलब आम में मटर के दाने के आकार के फल सेट हो गए होंगे। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, आम के बाग फल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बगीचे की अच्छी से सफाई करना है। नीचे जो भी घास, कूड़ा, करकट और इस तरह की चीज़ें हों उनको आप बढ़िया साफ कर दें। ये जो घास फूस होती है ये कीटों के एक आश्रय स्थल का काम करते हैं। साफ करके और नालियाँ बनवा दें, क्योंकि अब उसमें पानी की अगर कमी होगी तो ये जो मटर के आकार के दाने हैं, आम के फल हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी साफ सफाई ज़रूरी है। दूसरा, उसमें सिंचाई प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है। और भूमि की, बगीचे की स्थिति के अनुसार आप उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे कीट, इंसेक्ट आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। उसमें ख़ासतौर से मैंगो हॉपर आपने देखा होगा। और जब आप आम के बगीचे में घुसते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसे उड़ते हुए उनकी आवाज़ सुन सकते। और किसान भाई देखे होंगे कि अगर जिनमें बाद में बौर आई होगी, जिनमें अभी फल नहीं सेट हुए होंगे और कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप है, अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको लासा लगने की अगर आपको समस्या दिख रही है तो आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करवा दें। और जिनमें दाने बन गए हैं, जिनमें आपको छोटे छोटे फल सेट हो गए हैं, उनमें प्रोपिकोनाजोल 2 ग्राम पर लीटर और साथ में 1 ml पर लीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये जो मैंगो हॉपर और दूसरे कीट हैं वो कम हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये आपका बौर में और उसमें रस चूसते हैं और अंततः वो फल गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मिलीबग है इसका भी प्रकोप देखा गया है। ये ज़मीन से ऊपर चढ़ के और जो कोमल पत्तियाँ होती हैं या बौर होते हैं उनमें जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है तो सामान्यतः इनको मारना इतना या इनका नियंत्रण इतना सरल नहीं होता है। तो आप जब बाग की साफ़ सफाई करा देंगे और उसमें थोड़ा सा आप अगर उसकी गुड़ाई करवा के क्लोरोपाइरीफास का पाउडर डलवा दें या जड़ से 1 फीट ऊपर 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉलीथीन का बैंड बना के बांध दें, या आप उसमें ग्रीस 4 अंगुल मोटी ग्रीस का एक बैंड बना दें, या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डाईमेथ्योट 30 EC का 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं अगर आपको मिलीबग के कीड़े दिख रहे हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो
अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आम में देखने में आती है, किसी किसी वेराइटीज़ में बंधा का रोग, जिसको माल फार्मेशन कहते हैं, ये भी देखने में आता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोरल माल फार्मेशन, मतलब उसमें बौर बनती है और बौर में कभी कभी छोटे छोटे फल भी लगते हैं, लेकिन ना तो वो बढ़ते हैं ना वो बौर सूखती है, वो पूरे साल वैसे ही टंगी रहती है। इसके अलावा एक दूसरा जो माल फार्मेशन होता है, उसमें पत्तियां बनती हैं, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है। छोटे छोटे आपने देखे होंगे, उसमें इंटरनोड्स रहते हैं और कई पत्तियां निकली रहती हैं। तो ये भी एक तरह की विकृति ही है। तो आप इनको 3 अंगुल नीचे से काट के इनको अलग कर दें। इसके साथ ही किसान भाइयों, रोग के फैलाव को रोकने के लिए कैप्टान 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर इस रोग की समस्या बाग में अधिक आ रही है तो अगले मौसम में फूल बनने से पहले 200 ppm नेफ्थलीन एसिडिक एसिड के घोल का बाग में छिड़काव करें। पर ये सबसे बढ़िया समय है कि आप एक फंजीसाइड, मैंने कहा, तने के भीतर साइड भी स्प्रे कर दें, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पर भरपूर फसल हमें मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगेर, जिला जबलपुर के कृषक उमेश ठाकुर ने। ये मूंग की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमेश ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसे कि आप भी जान रहे हैं कि अब लगभग हमारी जो है रबी की जो फसल लगी हुई है वो कटाई की अवस्था में आ गई है और कुछ हमारी जो रबी की जो फसलें जल्दी पकने वाली थी, तो कुछ किसान भाई उसकी फसल को कटाई भी कर चुके हैं। किसान भाइयों, मूंग ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गठाई पाई जाती है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करती है। मूंग की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए TGM 3, जवाहर मूंग 721, K 851, HUM 1, PDM 11, पूसा विशाल आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमियां जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो मूंग बोने के लिए सबसे पहले हमको जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे ही हमारी फसल कटती है हमको तुरंत जो उसके अंदर नमी बची हुई है उस नमी का प्रयोग करना है और एक बार जो है कल्टीवेटर चला के हमको ज़मीन को पलटा देना है और उसको हमको 3-4 दिन तक छोड़ देना है ताकि उसमें जो उगे हुए खरपतवार हैं वो सूख जाएं और इसके बाद हल्का पलेवा देकर हम जो है उस ज़मीन को तैयार कर सकते हैं। तो जैसी बतर आती है तो 2 बार कल्टीवेटर चला के, पाटा चला के खेत को हम समतल कर लें, जिससे कि हमारा जब बोनी करते हैं तो उस समय हमारी जो सीड ड्रिल चलती है तो उसमें ऊपर नीचे ना हो। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। तो इसमें जो है 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि दाने छोटे होते हैं मूंग के तो 20 किलोग्राम में हमारा पर्याप्त होता है और थोड़े अगर दाने बड़े होते हैं तो 25 किलो हम जो है बीज की मात्रा ले सकते हैं। अब जब हमको बीज मिल जाता है तो बीज को बोने के पहले
बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है जो फफूंदी नाशक है जिसको कार्बन डाइज़मिक के नाम से जानते हैं, इसकी जो है 3 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से हम लेकर और बीज को चलाकर अच्छे से मिलाकर जो है बीज उपचारित आवश्यक रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो फफूंदी नाशक कार्बन डाइज़मिक का उपचार करें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड के रूप में हम जो है क्लोरीपाइरीफास का पाउडर का उपचार करें और तत्पश्चात जो है हम जो राइजोबियम कल्चर जो मूंग के नाम से भी आने लग गया है, इसकी जो है 5 ग्राम को घोल बनाकर और इसमें गुड़ का या आपका शर्करा का लेकर सिरका लेकर जो है इसको हम बना सकते हैं और अंतिम में जो है हमको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो उपचारित करने के बाद थोड़ा सा फैला दें और बीज को सुखा दें ताकि जो है उसमें किसी प्रकार की नमी न रहे या बोते समय जो है अलग अलग बीज गिरना चाहिए, गुच्छे में या एक साथ कई बीज न गिरे, ये जरूर अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बोने के लिए हम जो है बोनी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं जिसको हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि सीड ड्रिल का, और आप जानते हैं कि इसका दाना बहुत छोटा होता है। तो हम जो है बोनी करने के लिए इसमें आसानी हो जाती है और बीज जो है उचित दूरी पर गिरती है और इसके लिए जो कतार से कतार की दूरी है वो हमको 30 सेंटीमीटर एक कतार से दूसरी कतार की दूरी रखना चाहिए। बीज जो है 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में एक एक बीज गिरे तो बहुत अच्छा है। तो जैसा भी जो हो, आप जो है इसकी जो 15 से 20 दिन बाद अंकुरण हो जाए और पहली सिंचाई के बाद में यदि हम एक बार इसकी निंदाई गुड़ाई कर लेते हैं तो पौधा अच्छा बनता है और इसमें जो है बढ़वार इसकी अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात।